और मेरी बैड मोस्ट गैंग, क्या हाल है तुम्हारे। तो आज हम लोग लपेटने वाले हैं क्लास 11 के फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 2 ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन। हर बार की तरह हम इस बार भी सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें ही पढ़ेंगे, कचरा नहीं भरना दिमाग में। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो देखो, बेसिकली हमें इस चैप्टर में पढ़ना है एंशिएंट ओलंपिक के बारे में, मॉडर्न ओलंपिक के बारे में। ये दोनों स्टार्ट कब हुआ, बेसिकली इन दोनों की हिस्ट्री पढ़नी है हमें कि आखिर इसकी शुरुआत किसने करी, किसने इन्हें बनाया है, इनके रूल्स रेगुलेशंस क्या है, एंड इसे कौन ऑपरेट करता है, इन गेम्स को कराता कौन है, कौन डिसाइड करता है कि ये गेम्स किस कंट्री में होने वाले हैं। अब भले ही तुम ओलंपिक को आज के टाइम पे एक बहुत ही बड़े और तगड़े स्पोर्टिंग इवेंट्स के नाम से जानते होगे, बट एक टाइम पे ओलंपिक की शुरुआत भी बहुत ही छोटे से शहर से हुई थी। बिल्कुल जैसे हीरा ठाकुर ने पहले एक बस खरीदी थी, वो भी लोन पे, एंड उसके पास फिर पता नहीं यार कहां से इतनी सारी बस हो जाती है। खैर, ये बैड मोसी थोड़ी चलती है, बट मैं बताना चाहता हूं कि पहले ओलंपिक सिर्फ एक शहर में होता था एंड कुछ स्पेसिफिक टाइप के उसमें स्पोर्टिंग इवेंट्स ही होते थे। बट अभी के टाइम पे ओलंपिक एक ऐसा स्पोर्टिंग इवेंट बन चुका है जो कि हर एक प्लेयर के लिए, हर एक एथलीट के लिए वहां पे जाना और गोल्ड मेडल जीतना एक सपना है। क्योंकि एक बार तुम ओलंपिक में घुस गए तो तुम्हारा करियर सेट हो सकता है। समझ रहे हो कि ओलंपिक भैया भी हीरा ठाकुर से कम नहीं है। ओके, तो अभी हम लोग फटाफट से लपेटा स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, जो कि है एंशिएंट ओलंपिक, द गीगा चैट, द ओजी ओलंपिक, जिसकी शुरुआत हुई थी 776 बीसी में ग्रीस के अंदर एक ओलंपिया नाम के शहर के अंदर। अब इसे इंट्रोड्यूस किया गया था एक गेम्स और स्पोर्ट्स कंपटीशन इवेंट के तौर पर, एंड एक्चुअल में भी ये एक कंपटीशन ही है स्पोर्ट्स का। तो शुरुआत में इसमें रेसिंग, रेसलिंग, जेवलिन थ्रो और कुछ इसी तरीके के स्पोर्ट इवेंट्स होते थे। बट जो अभी का ओलंपिक है ये उससे काफी अलग होता था। ये हर 4 साल में होता था। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं रूल्स ऑफ एंशिएंट ओलंपिक, यानी कि एंशिएंट ओलंपिक में हिस्सा लेने के क्या क्या रूल्स थे। तो देखो, सबसे पहला था कि जो कंटेस्टेंट है, यानी कि जो खिलाड़ी है, वो ग्रीक का होना चाहिए, यानी कि बाहर के लोग अलाउड नहीं थे इसमें। दूसरा, वो बंदा फिजिकली फिट होना चाहिए, यानी कोई स्पेशल नीड्स वाले लोग वहां पे नहीं जा सकते थे। एंड तीसरा, वहां पे वुमेन्स अलाउड नहीं थे, यानी कि कोई भी वुमेन्स पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है। और हाँ, नीले ड्रम भी अलाउड नहीं थे उसमें। मजाक कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत बैडमोसी हो जाती है कभी कभी। ओके, तो हमारे रूल्स तो पता चल गए। एंड अब होती है ओपनिंग सेरेमनी, यानी कि हर गेम के स्टार्ट होने से पहले की जो चीजें होती हैं। तो ओपनिंग सेरेमनी में जो सबसे पहली चीज होती है, एंशिएंट ओलंपिक्स में जो भी बंदा खेल रहा है, यानी कि जो प्लेयर है, जो कंटेस्टेंट है, उसके सारे फैमिली मेंबर्स का होना जरूरी है। दूसरा, और एक सबसे अजीब इसमें मैंने चीज देखी ओपनिंग सेरेमनी में, यानी कि अगर गेम स्टार्ट होने से पहले ऑडियंस जो कि देखने के लिए आई है मैच, उसमें से कुछ लोगों ने या फिर एक बंदे ने भी एतराज जता दिया कि भाई ये बंदा नहीं खेलना चाहिए, इसको निकालो यहाँ से, तो भाई सच में उसको बाहर कर देते थे यार, डिस्क्वालीफाई कर देते थे। और ये गेम्स 5 दिन तक चलते थे। बट कुछ सालों के बाद इन ओलंपिक गेम्स को बंद कर दिया गया एंड एंशिएंट ओलंपिक का किस्सा यहीं पर खत्म होता है। एंड अब एंट्री होती है एक ऐसे बंदे की जो कि एंशिएंट ओलंपिक को रिवाइव करना चाहता था, क्योंकि उस टाइम पे पूरे वर्ल्ड में वॉर्स चल रही थी। तो इन गेम्स को फिर से स्टार्ट किया जाए ताकि सारी कंट्रीज एक साथ मिलकर इन गेम्स को खेले, एंजॉय करें। और इसीलिए सन 1893 में बैरन डी क्यूबर्टीन, इनका पूरा नाम तुम पढ़ सकते हो सकता है मुझसे प्रोनाउंशिएट करने में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई हो, क्योंकि भाई इतना टेढ़ा नाम किसका होता है यार। और जिनको लोग द फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक के नाम से भी जानते हैं, ये एक मीटिंग बैठाते हैं बहुत सारी कंट्रीज के साथ, ताकि ये ओलंपिक गेम्स को फिर से रिवाइव कर सके एंड दुनिया में फिर से भाईचारा बढ़ सके कंट्रीज के बीच में। अब बहुत सारी कंट्री तो इससे डिनाई करते हैं, यानी कि मना करते हैं कि भाई देख, तू अपना दिमाग मत लगा, जैसे चल रहा है चलने दे। बट बहुत सारी कंट्रीज यहाँ पे मान जाती है, जैसे कि स्पेन, इटली। एंड फिर स्टार्ट होता है फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक, जो कि 1896 में, यानी कि इसके 3 साल बाद एथेंस ग्रीस में किया जाता है, जहाँ पे 9 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। और धीरे धीरे ईयर बाय ईयर ये नंबर बढ़ता जाता है और बहुत सारी और भी कंट्रीज पार्टिसिपेट करने लग जाती हैं। एंड अभी के टाइम पे तुम देख ही सकते हो कि ओलंपिक में कितनी सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। अब कुछ ओलंपिक गेम्स कैंसिल हो गए वर्ल्ड वॉर की वजह से, जैसे कि 1916 का, 1940 का और 1944 का। बट उस टाइम के बाद से अब तक हर 4 साल के बाद ओलंपिक गेम्स चलते आ रहे हैं। ओके, तो अब देखते हैं रूल्स ऑफ मॉडर्न ओलंपिक। पहला रूल ये है कि चाहे कोई भी पार्टिसिपेट करने के लिए आए, चाहे वो एक प्रोफेशनल हो या फिर एक बिगिनर हो, सबको अप्रूवल लेना पड़ेगा नेशनल ओलंपिक कमेटी, यानी कि एनओसी से। एंड दूसरा रूल है, कोई भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता है, मेल हो या फीमेल हो, वो पार्टिसिपेट कर सकता है। अब यहाँ पे मैं डिसेबल्ड और स्पेशल नीड्स वाले लोगों की बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उनके लिए अलग ओलंपिक बनाए गए हैं। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं ओपनिंग सेरेमनी मॉडर्न ओलंपिक का। तो देखो, इसमें सबसे पहले एक फ्लेम जलाई जाती है। तुमने देखा होगा ओलंपिक के सिंबल्स या फिर कहीं भी ओलंपिक की एडवर्टाइजमेंट होती है, वहाँ पे एक फ्लेम होती है जिसको बंदा हाथ में लेकर दौड़ रहा होता है। ये एक तरीके से ओलंपिक की पहचान है। वैसे ये ओलंपिक का लोगो नहीं है, बट सबसे पहले उस फ्लेम को जलाया जाता है। उसके बाद ओलंपिक की एक ओथ दी जाती है, यानी कि शपथ हर एक प्लेयर को जो कि ओलंपिक में खेल रहा है। एंड उसके बाद नॉर्मली गेम स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो अब बात करते हैं क्लोजिंग सेरेमनी की। अब देखो, क्लोजिंग सेरेमनी में जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो विनर होते हैं, जो रनर होते हैं, वो सब एक साथ इकट्ठा होते हैं। एंड जो हेड ऑफ द कंट्री होता है, यानी कि जिस कंट्री में भी ये ओलंपिक कराया जा रहा होता है, वो आके सबको अप्रिशिएट करते हैं। एंड उसके बाद तो तुम्हें पता है यार, लोग विदाई से पहले क्या करते हैं, थोड़ा हाय हेलो बातचीत। एंड उसके बाद थोड़ी मौज मस्ती होती है। एंड उसके बाद जो फ्लेम जलाई गई होती है उसे बुझा दिया जाता है, यानी कि ओलंपिक खत्म हो चुका है। ओके, तो अब देखते हैं ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन। अब देखो, ये जो वैल्यू एजुकेशन है, जो कि ओलंपिक के फिलोसफी पे बेस्ड है। फिलोसफी तुम एक तरीके से बोल सकते हो सोच, तो वैल्यूज को तुम उसूल समझ सकते हो। पहला है जॉय ऑफ एफर्ट, दूसरा है फेयर प्ले, तीसरा है परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस। परस्यूट का मतलब होता है पीछा करना, यानी कि एक्सीलेंस के पीछे भागना। बाबा रणछोड़ दास ने कहा था ना, सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस झक मार के आएगी। तो वही वाली चीज यहाँ पे लिखी हुई है। रिस्पेक्ट फॉर अदर्स और बैलेंस इन लाइफ बिटवीन बॉडी, माइंड एंड विल। अब इन सब चीजों को बारी बारी से लपेटते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं जॉय ऑफ एफर्ट। एवरीवन हैज अ राइट टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज। देखो, फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने से तुम्हारा स्ट्रेस रिलीज होता है, तुम एंजॉय करते हो चीजों को। तुमने कभी देखा होगा जब तुम कोई स्पोर्ट्स खेलते हो कितना मजा आता है, थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है कि तुम हर चीज भूल गए भाई, गेम में एकदम घुस जाते हो। बस यही है। दूसरा है फेयर प्ले। आसान भाषा में बताओ तो बेईमानी नहीं करना, यानी कि रूल्स रेगुलेशन का अच्छे से पालन करना। एंड सामने वाली टीम को फालतू में उंगली ना करना, मतलब परेशान ना करना, बिल्कुल सही तरीके से खेलना, फाउल बाउल ना खेलना। एंड अगर सामने वाली टीम अच्छा खेले तो उसे अप्रिशिएट भी करना, ये नहीं कि बस अगर बेचारे हार गए तो उनकी अम्मा बहन कर दो यार चिढ़ा चिढ़ा के, ऐसा नहीं करना यार। तीसरा है रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, यानी कि दूसरों की इज्जत करना। वैसे ये वाला सबसे
मुश्किल है, क्योंकि गेम्स में क्या होता है ना भाई, सामने वाले बंदे ना बहुत किलस जाते हैं यार, तो यहाँ पे इज्जत करना थोड़ा मुश्किल होता है। बट किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, चाहे कोई किसी भी रंग रूप का हो, किसी भी कास्ट का हो। गेम के अंदर हमें बिल्कुल सबको बराबर तरीके से रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तीसरा है परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस। जैसे कि मैंने बोला ना, एक्सीलेंस का पीछा करना है, तो सिर्फ गोल करने पे या फिर मैच जीतने पे फोकस नहीं करना है, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है मैच के अंदर, अपना बेस्ट परफॉर्म करना है मैच के अंदर। एंड लास्ट है बैलेंस बिटवीन बॉडी, माइंड एंड विल, यानी कि तुम्हें अपनी बॉडी की हेल्थ को भी ध्यान में रखना है, तुम्हें अपने माइंड की हेल्थ को भी ध्यान में रखना है, एंड तुम्हें अपने विल को भी ध्यान में रखना है। अब बॉडी की हेल्थ तो तुम जो कंज्यूम करते हो खाना उससे बनती है और तुम्हारे वर्कआउट से, बट माइंड की हेल्थ भी उतनी ही ज्यादा जरूरी है। तुम अपने दिमाग को क्या खाना दे रहे हो भाई, फालतू की रील्स, तो इस पे थोड़ा ध्यान दो। एंड लास्ट है हमारी विल, यानी कि विल पावर, इसको भी तुम्हें बचा के रखना है, क्योंकि ये बहुत ही लिमिटेड होती है, इसको भी बैलेंस बना के रखना है। किसी चीज को ना करने के लिए इसकी बहुत जरूरत होती है, यानी कि किसी चीज पे कंट्रोल करने के लिए, तो हमें इन तीनों चीजों का बैलेंस बना के चलना है लाइफ के अंदर। ओके, तो नेक्स्ट है ओलंपिक फ्लैग। तो देखो इसे डिजाइन किया था जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक भी बोला जाता है। तो इसमें तुम देख सकते हो कुछ इस तरीके से रिंग्स होती हैं जो कि हमारे कॉन्टिनेंट्स को दिखाती हैं। नेक्स्ट है ओलंपिक फ्लेम। फ्लेम को तो तुमने देखा ही होगा, हर गेम से पहले इसे जलाया जाता है एंड गेम खत्म होने के बाद इस फ्लेम को बुझा दिया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट है ओलंपिक मोटो। मोटो का तुम मतलब समझ सकते हो कि ओलंपिक का मोटिव। अब इतना नहीं समझ रहे हो तो फिर यार क्या ही बैड मौसम। तो देखो ओलंपिक का मोटो होता है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर। तो बस इतना याद रख लो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है वैल्यूज ऑफ ओलंपिज्म। अब वो था ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन, ये है वैल्यू ऑफ ओलंपिज्म, जो कि 3 होते हैं, रिस्पेक्ट, एक्सीलेंस और फ्रेंडशिप। अब इतना तो तुम लोग समझ ही सकते हो यार, ये सब चीजें किताबी कीड़ों को समझाने की जरूरत होती है, तुम लोगों जैसे बैड मौसम को समझाने की जरूरत नहीं है सब। ओके, तो हमारा लास्ट टॉपिक है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, जिसे 1894 जून में बनाया गया था एंड यही वो कमेटी है जो ओलंपिक गेम्स को ऑर्गेनाइज करती है। ओके, तो नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ आईओसी, यानी कि इंटरनेशनल कमेटी के क्या क्या फंक्शंस है। पहला फंक्शन है होस्ट एंड ऑर्गेनाइज द ओलंपिक, यानी कि ओलंपिक जो गेम्स है उनको होस्ट करना एंड उन्हें ऑर्गेनाइज करना कि उन्हें किस तरीके से करा जाएगा। दूसरा ये डिसाइड करना कि अगला ओलंपिक कौन सी कंट्री में होगा। तीसरा है सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस। चौथा है फाइट अगेंस्ट डोपिंग। डोपिंग एक तरीके से तुम बोल सकते हो ड्रग लेके मतलब बेईमानी करना। आसान भाषा में समझाओ तो तुमने अगर द बॉयज देखा है तो तुमने वहां पे देखा होगा जब बुचर वो कंपाउंड वी का वो वाला सैंपल लेता है जो सिर्फ टेंपरेरी होता है 24 आवर्स के लिए, यानी कि जैसे ही वो कंपाउंड वी का वो वाला सैंपल अपने अंदर इंजेक्ट करता है वो 24 घंटे के लिए सुपर हीरो बन जाता है। ओके, तो लास्ट है हमारा टॉपिक आईओए, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। अब ये वो कमेटी है या फिर ये वो एसोसिएशन है जो डिसाइड करता है कि इंडिया से ओलंपिक गेम्स में खेलने के लिए कौन जाएगा, यानी कि अगर यहाँ पे तुमने क्वालिफाई नहीं किया तो कितनी भी बैड मौसी कर लो तुम ओलंपिक गेम्स में नहीं खेल सकते। इसकी स्थापना की थी सर डोराबजी टाटा ने सन 1927 यानी कि 1927 में एंड इसका हेडक्वार्टर हमारे न्यू दिल्ली में है। ओके, तो मैं कब से लास्ट कर रहा हूँ, बट एक चीज अभी भी बच गई है जो कि रिवॉर्ड्स। तो देखो एंशिएंट ओलंपिक में एक पत्ते का ताज मिलता था जो कि कुछ इस तरीके का दिखता था और यही विनर को दिया जाता था। एंड मॉडर्न ओलंपिक में मेडल्स मिलते हैं, जैसे कि तुम देख सकते हो एक गोल्ड है, एक सिल्वर है, एक ब्रोंज है, जो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड को दिया जाता है। ओके, तो बैडमोस गैंग वीडियो हो चुकी है खत्म। एंड अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देखी है ना तो कमेंट में एंड जरूर लिख देना। एंड तुम लोग टेंशन बिल्कुल मत लो, तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम से पहले मैं उसके सारे सिलेबस को पूरा करा दूंगा। एंड हाँ, इस चैप्टर के भी मास्टर नोट्स तुम्हें इसके डिस्क्रिप्शन में कुछ देर में मिल जाएंगे और इस नोट्स में पॉइंट टू पॉइंट सिर्फ वही लिखा होता है जो बहुत ही जरूरी है। एंड अगर अभी तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार तो सब्सक्राइब करो, थोड़ी बैड मोस्टली सब्सक्राइब बटन के साथ भी करो। मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बैड मोस्टली करना मत भूलना। बाय बाय।